हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? किस किस जगह में आपको डाउट आ रहा है, प्लीज लेट मी नो सो दैट हम प्रायोरिटी बेसिस पे वो वाले डाउट्स क्लियर कर ले। ओके मुझे छोटे छोटे डाउट्स हैं तो वो भी बताइए, तो मैं शॉर्ट्स में उनको लेने की कोशिश करूंगी। ओके फिलहाल हमने अभी रिसेंट ही अपना जेनेटिक्स पूरा यूनिट कंप्लीट किया और बहुत ही कम टाइम में हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आप उनका पूरा यूनिट का टाइम देखेंगे, इट्स हार्डली 6 to 7 आवर्स में हमने फुल यूनिट कवर किया है। ओके सो ये सब यूनिट के जो नोट्स हैं, इनके जितने भी प्रैक्टिस सेट है, दैट यू विल गेट ऑन माई ऐप। ओके तो मेरी ऐप जो है डिस्क्रिप्शन में से उसको डाउनलोड करिए और वहां पे सारे फ्री मटेरियल सेक्शन में यू विल गेट एवरीथिंग राइट। चलिए बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें पहला चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट्स का आता है, बट फिलहाल मैं पहला ले रही हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। क्विकली इस चैप्टर को भी कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में सब कवर करें और एक एक पॉइंट को भी टच करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बात करूंगी कि कुछ पॉइंट्स की, कुछ मेन टर्म्स की बात करेंगे। तो पहले एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके सो व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? सी ऐसे ऑर्गन जिनका काम क्या होता है, मेनली एक तो रिलीज करते हैं ये गैमीट्स के फॉर्मेशन का काम होता है, और दूसरा ये हार्मोन रिलीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन काम जो करता है उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। अगर मैं मेल और फीमेल के अंदर इन्हें देखूं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस। यस, अपने साथ एनसीईआरटी एक नोटबुक जरूर लेकर बैठिए, कुछ स्टिकी नोट्स लेके बैठिए और जो जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको ऐड ऑन करते जाइए। नहीं तो मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी के साइड के पेजेस में लिखिए, जो स्पेस होता है, एक ही बुक में आपका फुल रिविजन हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये मैं बोर्ड और नीट दोनों के लिए ले रही हूँ, तो मैं हैंड टू हैंड बोर्ड के क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी। पूरे चैप्टर को जरूर से अटेंड करें। तो मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में क्या होता है? ओवरी। ओके अब मैं टेस्टिस की बात करूँ तो गैमीट क्या बनाएगा? ये स्पर्म बनाएगा। और अगर मैं हार्मोन की बात करूँ तो क्या बनाएगा? इट्स टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मतलब इसमें एंड्रोजन कैटेगरी हम बोलते हैं, दैट इज द मेल हार्मोन। ठीक है, अगर मैं ओवरी की बात करूं तो ये क्या बनाएगा? ओवा गैमीट, फीमेल गैमीट। और दूसरा हार्मोन क्या बनाएगा? इट इज द एस्ट्रोजन। और दूसरा एक और होता है, इट इज प्रोजेस्टेरोन। मेन हार्मोन जो अगर हम बात करें सेक्स हार्मोन की, तो इट इज एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन को जनरली हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ओके अब इसके अलावा कुछ और ऑर्गन भी होते हैं जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके ये ऑर्गन क्या करते हैं? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है उनका जो भी प्रोडक्शन है, मतलब उनके जो गैमीट्स है, उन्हें मीट करने में हेल्प करते हैं कि स्पर्म ओवा को मीट करेगा। उन सब में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है ये सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर लाइक ये वास डिफरेंस, एपिडिडिमस, वास एफरेंशिया, देन यूरिथ्रा, देन पीनस, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। जबकि फीमेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब हुआ, देन यूट्रस हुआ, देन वजाइना हुआ। सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हुआ तो एक टर्म आ जाती है विच इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव स्टेज। मतलब क्या कि ऐसा टाइम पीरियड जहां पर अ मेल और फीमेल इज एंटरिंग इनटू द रिप्रोडक्टिव स्टेज, जहां पर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिवेट हो रहे हैं एंड नाउ दे आर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द मेल एंड फीमेल हार्मोन एंड मेल एंड फीमेल गैमीट। ओके तो अगर हम मेल और फीमेल दोनों में देखें तो मेल में ये टाइम पीरियड होता है, इट्स अराउंड 14 to 16 ईयर, समटाइम्स 13। ओके तो मतलब 14 to 16 ईयर में ही मेल क्या करते हैं? दे गेन द प्यूबर्टी। उनके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट होते हैं और हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं। जबकि फीमेल में इट्स कम्स अर्लियर 11 to 13 ईयर्स। यहीं पर ही फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन शुरू हो जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे बॉडी में चेंजेस भी होते हैं। ये बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स या सेक्सुअल
कैरेक्टर्स। ओके, मतलब क्या कि हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, उनको उसकी वजह से मेल एंड फीमेल के पर्टिकुलर उनके अकॉर्डिंग, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग उनके चेंजेस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, अगर मैं मेल और फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करूं, मेन बात करूं तो क्या क्या होता है, जैसे कि मेल में मोर मस्कुलर डेवलपमेंट, क्या होता है, मोर मस्कुलर डेवलपमेंट, मसल्स ज्यादा डेवलप होती है। क्या दूसरा होता है, ब्रॉड शोल्डर होते हैं, राइट, शोल्डर ब्रॉड होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर लो पिच वॉइस होती है, राइट, लो पिच वॉइस होती है एंड वेरी हॉर्स होती है, ब्लंट होती है, राइट। एंड यहाँ पे और क्या, यस, प्यूबिक हेयर ग्रोथ अराउंड दी जेनाइटल ऑर्गन, दे ऑल्सो डेवलप और डन इन दिस फेस। ओके, फीमेल में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो होती है हाई पिच वॉइस और उसके साथ ही क्या रहती है, श्रिल वॉइस रहती है, ठीक है, बहुत शार्प वॉइस होती है। इसमें फैट डिपोजिशन होता है मोर ऑन दी बटक एरिया, ऑन थाई एरिया इन फीमेल, ठीक है। हेयर ऑल्सो प्यूबिक हेयर ग्रोथ अकर्स इन दी जेनाइटल एरिया, अराउंड द जेनाइटल एरिया। इसी के साथ ही यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है एंड वन मोर थिंग इज व्हाट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फीमेल। तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले रही हूँ, व्हाट आई एम टेकिंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो आता है स्क्रोटम। ध्यान रखना, स्क्रोटम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग है, बिकॉज मेल में जो मेन सेक्स ऑर्गन है विच इज टेस्टिस, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द मेल बॉडी, मतलब एब्डोमेन से बाहर रहती है और किसके अंदर रहती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। बाहर होने की वजह से ये 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू इनसाइड द बॉडी। ऐसा क्यों है, स्पर्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से स्पर्म सर्वाइव करते हैं, क्योंकि स्पर्म हाई टेम्परेचर पे नहीं सर्वाइव कर पाते, दे डाई। इसलिए बॉडी के अंदर टेस्टिस नहीं होती है, बाहर होती है। ये बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम, ये व्हाई टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो उस सब का रीजन यही है, बिकॉज ये लेस टेम्परेचर होता है जो उसके सर्वाइवल को फेवर करती है, अदरवाइज स्पर्म दे विल डाई, ठीक है। चलिए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू समझ लेते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, फिर डिटेल में सब पार्ट्स की बात भी करेंगे। तो पहला जो पार्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं विच इज टेस्टिस, एज आई टोल्ड यू, ये देखिए 2 टेस्टिस होती हैं जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। यहाँ से जब बाहर निकलती है स्ट्रक्चर तो इसको डिटेल हम देखेंगे, बट मेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ अभी वास्ट डिफरेंस, जिसको हम स्पर्म डक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो टेस्टिस से बाहर निकल के स्पर्म को कैरी करने का काम करती है। अब ध्यान रखना, ये स्पर्म डक्ट ही है जो अब बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। एक कैनाल होती है जिसे हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, उस इंग्विनल कैनाल के थ्रू जाते हुए अल्टीमेटली ये अब मेल बॉडी के अंदर एंटर करती है। जब ये एंटर करती है तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जिनके ये 2 यूरेटर है जो कहाँ से आ रहे हैं, इनके रिस्पेक्टिव किडनी से आ रहे हैं, राइट। तो उनके ऊपर से ऐसे लूप अराउंड होते हुए, कैन यू सी दिस वन, लूप अराउंड होते हुए एट लास्ट ये एक कॉमन ओपनिंग में ओपन हो जाता है, जिस कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल। ये यूरिथ्रल ओपनिंग जो है दिस इज कॉमन फॉर दिस वन ऑल्सो, एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका भी ये यूरिथ्रा है, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इफ आई राइट ओवर हियर, यहाँ पे इस चीज को हम बोल सकते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ये आप लिख भी सकते हैं अपनी बुक में, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, आया समझ में। बट मीनवाइल व्हेन इट एंटर, यहाँ पे और भी ग्लैंड से जो इसे ज्वाइन करती है, वन इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल, यू कैन सी येलो वन, ये 2 होती है नंबर में। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ ऐसा लगेगा 2 ग्लैंड है, बट नहीं, ये एक ये जो पूरा मतलब कवर कर रही है, सो इट इज 1 इन नंबर। अपनी बुक के अंदर लिख लो ब्रैकेट में, एक ही होती है नंबर, ध्यान रखना। उसके नीचे जो छोटी छोटी आपको ग्लैंड्स दिख रही हैं
दीज आर कॉल्ड दी बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, दीज आर 2 इन नंबर। क्या होती है? दीज आर 2 इन नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया ना। उसके बाद ये ओपन हो रहा है कॉमन यूरिथ्रा में, तो मतलब कि फीमेल में क्या होता है, जो यूरिथ्रा है इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर दी स्पर्म, दोनों के लिए क्या होती है, ये कॉमन ओपनिंग होती है। ओके, जस्ट 1 मिनट देंगे मुझे, या ओके। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद का आगे का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पीनस। एंड पीनस में आगे एनलार्ज पोर्शन को हम बोलते हैं ग्लांस पीनस, विच इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ये फोर स्किन का काम क्या होता है, बिकॉज दिस ओपनिंग इज वेरी सेंसिटिव, सो इट यूज टू कवर दिस पोर्शन, राइट, सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड, राइट। तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का काम करती है, क्या बोलते हैं, फोर स्किन। इफ आई शो अ साइड व्यू, तो आपको साइड व्यू भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार साइड व्यू से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो देखिए वापस से ले लेते हैं, दिस इज टेस्टिस, यहाँ पे देखिए इसका बाहर का कवरिंग दिखाया है स्क्रोटम। नाउ यहाँ से वासा डिफरेंस निकला और ये गया कहाँ पर, यहाँ से होते हुए अल्टीमेटली देखिए इसमें ये सेमिनल प्लाज्मा ज्वाइन किया, राइट। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहां से यूरिथ्रा आ रहा है, ये उसने इस यूरिथ्रा को भी ज्वाइन कर लिया। आई एम होपिंग कि आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड, एंड ये पीछे आपको जो पिंक कलर का दिख रहा है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ दिस कॉमन ओपनिंग कम्स आउटसाइड थ्रू पीनस। समझ आया, राइट। तो ये सारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने देख लिया एक स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब इन सबको और डिटेल में पढ़ेंगे कि अब ये सब स्ट्रक्चर्स कैसे डिटेल में हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेस्टिस की स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेस्टिस की, या तो टेस्टिस में बहुत सारे क्या होते हैं, पहले तो 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी और अराउंड 1.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ठीक है, क्या होती है, विड्थ होती है। नाउ अगर हम टेस्टिस को देखें तो फर्दर इसमें कंपार्टमेंट होते हैं, करीब कितने 450 कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरी फेमस क्वेश्चन, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत बार आता है, ध्यान रखना है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर करीब 1 to 3 हाईली कॉइल्ड क्या प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। चाहो तो ये साइड में ही लिख लो जो मैं ऐसा लिख रही हूँ, राइट विद मी, स्टडी विद मी, रिविजन के साथ साथ पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो जस्ट हैव पेशेंस एंड सिट विद मी, ओके। तो क्या हुआ, 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल, दे बिहेव और एक्ट लाइक अ फैक्ट्री, ओके, ऑफ स्पर्म। मतलब कि अगर आपको पूछा जाए एक्चुअल में स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इट इज इन दी सेमिनिफेरस टिब्यूल, दिस इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। चलिए इसको ही ड्रॉ करते हैं, बट ड्रॉ करने में अब हम स्क्रोटम भी ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्रोटम एक आउटर स्किन लाइक स्ट्रक्चर है, बट इसी के साथ ही स्क्रोटम में और भी बहुत सारी लेयर होती है जो क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करने का, क्या टेस्टिस के इनर पार्ट को सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मैं बस वो लेयर आपके नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, इट डजंट मीन कि ये आपके एग्जाम में आने वाला है, बिकॉज इतना दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इट इज दी स्क्रोटल स्किन। जिन लोगों ने बाय चांस थोड़ा डिटेल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन में थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलते हैं, वेजिनेलिस। सेकेंड लेयर ये वाली येलो वाली दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड दी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, एंड ये रेड वाली जो मैंने लेयर बनाई इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा वर्ड हमेशा याद रखना, ब्लड वेसल से रिलेटेड में हम जनरली ये याद ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे ब्लड वेसल से, इसलिए मैंने इसको रेड रेड कलर में दिखाया है, क्लियर है। अब हमने बात करी कि इसमें बहुत सारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, मतलब बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। सो हेयर आई एम ड्रॉइंग दीज कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए, दीज ऑल आर कंपार्टमेंट। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे 3 to 4 कंपार्टमेंट दिखा रही हूँ। हर कंपार्टमेंट के अंदर व्हाट आई सेड कि क्या होती है, 1 to 3
हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, तो कुछ इस तरह की भी हम दिखा सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर निकलती है ना, देखो डायग्राम में देखते जाओ, एकदम स्क्रीन से नजर नहीं हटानी है, ध्यान रखो मैं कैसे कैसे क्या ड्रॉ करती जा रही हूँ। अगर ड्रॉ भी करने आता तो यू वुड बी एबल टू ड्रॉ। मैंने क्या दिखाया, एक पूरा ये ज्वाइन करा, एक नेटवर्क बनाया, और अल्टीमेटली ये एक ओपन करती है बाहर स्ट्रक्चर में, एंड फिर बहुत सारा कॉइल करते हुए अल्टीमेटली ये टेस्टिस से बाहर निकल जाती है। ओके, चलिए लेबल करते हैं सारे पार्ट को कि फर्दर के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। ओके, सो ये वाले जो कंपार्टमेंट हुआ इन्हें हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल। यस, अच्छे से ध्यान रखिए, दिस इज कॉल्ड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो हुआ ना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। इसे हम, ये जो जस्ट बाहर निकलता है इसे हम बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, फिर बाहर जो निकला इसको हम बोलते हैं एपिडिडिमस, एपिडिडिमस, और उसके जस्ट बाहर ये निकला वास डिफरेंस। ओके, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द पाथ ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमस, एंड देन वासा डिफरेंशिया, एंड देन यूरिथ्रा। समझे, तो इस तरह से हमारा पाथ हो रहा है। अब हमको बात करनी है इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डिटेल में, बट उसको समझने के लिए पहले हमें गैमेटोजेनेसिस समझना होगा, तो उसे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। आगे का पोर्शन लेते हैं। अब क्या हुआ, वासा डिफरेंस ने आगे जाके ओपन कर दिया, आगे उसे कौन मीट कर रही है, सारी एसेसरी ग्लैंड्स मीट कर रही है। क्या कर रही है, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारी एसेसरी ग्लैंड्स मीट कर रही है। तो ये सारी एसेसरी ग्लैंड का कंबाइंडली व्हाट दे रिलीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न करिए। फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ सर्टेन एंजाइम्स है इनके कॉम्पोजिशंस में। ये पूरा पूरा एज इट इज आपकी बुक में लिखा हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ना अच्छे से लर्न कर लो। जो चीज बता रही हूँ क्वेश्चन वहां से फ्रेम होते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, याद रहेगा एसेसरी ग्लैंड। चलिए अब इंडिविजुअल ग्लैंड को थोड़ा और देख लेते हैं। तो पहली जो ग्लैंड होती है उसे हम बोल रहे हैं सेमिनल वसाइकल। ठीक है, लीफ लाइक 2 ग्लैंड है। ये क्या करती है, सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करती है। इस सेमिनल प्लाज्मा का काम क्या होता है, मेनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है स्पर्म को, सो दैट स्पर्म डाई ना हो, उसे लगातार न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम किसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, इट प्रोवाइड दी एल्कलाइन पीएच। यस, एल्कलाइन पीएच क्या रोल होगा, ध्यान रखना, व्हेन स्पर्म इंट्रोड्यूस इनटू दी फीमेल वजाइना, और वजाइना में कैसा पीएच होता है, इट इज दी एसिडिक पीएच। व्हेन स्पर्म एंटर दिस एसिडिक पीएच दे मे गेट डाई। ठीक है, तो ये अल्कलाइन पीएच इस एसिडिक पीएच को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट, सो दैट स्पर्म डाई ना हो। तीसरा जो ग्लैंड है विच इज दी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका काम है, इट बिहेव लाइक अ लुब्रिकेटिंग एजेंट। क्या करता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, सो दैट स्पर्म कैन एंटर इजिली एंड कैन रीच इजिली। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं स्पर्म को। तो ध्यान रखना, स्पर्म प्लस ये कंबाइंडली जितना भी सेमिनल फ्लूइड है, ये कंबाइंडली इनको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड दी सीमेन। कई बार पूछ लिया जाता है सीमेन एग्जैक्टली है क्या, तो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड कंबाइंडली नोन एज सीमेन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पीनस, ग्लैंड्स, पीनस एंड ऑल दैट। तो ये तो मैंने क्या किया, अभी ओवरऑल एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर बताया, क्या क्या पार्ट होते हैं, किसका क्या क्या ओवरव्यू बताया। हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को और डिटेल में बात करेंगे, बट थोड़ा सा रुकते हैं एंड अभी हम लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम विच इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या ले रहे हैं अभी हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इस सिस्टम के मैं मेन ऑर्गन की बात करूं तो वो क्या होती है, ओवरी।
ओके। एंड ओवरी, ध्यान रखना, ये आलमंड शेप में होती है। ये कैसी होती है? आलमंड शेप की होती है, मतलब सॉरी आलमंड साइज की होती है, इतना छोटा साइज होता है। दो होती है और हमारे पल्विक रीजन में होती है ना। व्हाट इज पल्विक रीजन? मतलब जो एब्डोमेन के नीचे वाला लोअर एब्डोमेन वाला रीजन है उसको हम पल्विक रीजन बोल रहे हैं, जहां पर इस पेल्विक वॉल पर और यूट्रस के साथ ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ सम लिगामेंट। ध्यान रखना, क्या लिगामेंट, जो क्या करते हैं, इसको उस पोजीशन पे हेल्ड करने में हेल्प करते हैं। देखो देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द होल, दिस इज द होल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, चलिए नाउ लेट्स टॉक। यहाँ पे दिखाया नहीं है बट ये ओवरी जो है, तो अगर मैं इसके यहाँ पे लिगामेंट बनाऊं तो इट्स लाइक दिस, कि ये पूरा इस तरह से कनेक्ट रहती है लाइक दिस। ठीक है, समझे? ओवरी जो है उसके पास जो स्ट्रक्चर बन रही है, दिस होल कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी फेलोपियन ट्यूब, है ना। ये वाला डायग्राम निकाल लो एनसीईआरटी, वहीं पे मार्क कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मार्क करना है। ध्यान रखना, इसका फ्रंट का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई के आगे ये कोनिकल शेप में थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है, थोड़ा सा क्या है, ये ब्रॉड पार्ट है कोनिकल शेप में, जिसका नाम क्या होता है? इन्फंडिबुलम। अगर मैं आपसे बोलूं फिम्ब्रियाई का रोल क्या है? इट हेल्प इन कैप्चर दी ओवा। जब ओवरी से ये ओवा रिलीज होता है, इसको कैप्चर करने का काम कौन करता है? फिम्ब्रिया। इट्स अ फिंगर लाइक, जो उसको पकड़ता है और अंदर अपने फेलोपियन ट्यूब में डाल देता है। देन हम आगे इन्फंडिबुलम, फिर थोड़ा सा ब्रॉड पोर्शन होता है, इसको एम्पुला, देन इंस्थेमस, फिर लास्ट में ये वाला जो एरिया आता है इसे फंडस बोलते हैं। और उसके बाद ये कंटिन्यू होते 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 यहाँ पे क्या आ गया? पूरा यूट्रस एरिया आ गया। क्या आ गया? यूट्रस एरिया आ गया। ध्यान रखना, एम्पुलरी, इस्थेमिक और इन दोनों के बीच का ये वाला जो जंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, दिस जंक्शन इज कॉल्ड दी एम्पुलरी। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इस्थेमिक जंक्शन, इसका काम क्या है? यहीं पे ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अगर कोई फर्टिलाइजेशन की साइट पूछे तो प्रॉपर आपको यही बताना पड़ेगा, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं दिखा तो इट्स फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आगे बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस में 3 लाइनिंग होती है। सबसे बाहर की जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, देन बीच की मायोमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम। अपनी टेक्स्ट बुक में इसको फटाफट से यहाँ पे लिख लो, हर लाइनिंग के अंदर कैसा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कार्टिलेजिनस, मतलब कि बाहर ये थोड़ी सी टफ कवरिंग, और आप ऐसा बोल सकते हैं मेम्ब्रेनस होती है। तो ये क्या करता है? उसको एक आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सबसे आउटर कवरिंग। बीच के जो मायोमेट्रियम होती है, ये किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। तो देख सकते हो ये वाली पूरी, ये क्या होती है? इसमें मैसिव कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ मसल्स। क्लियर है ये वाली चीज? एंडोमेट्रियम जो होती है, इसमें क्या होती है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। ये प्लीज लिख लेना जरूर से, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। क्या होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, और यही लाइनिंग है जो एवरी मंथ रप्चर होती है, फिर से बनती है, फिर से रप्चर होती है, फिर से बनती है। आए समझ में? आगे बात करते हैं। नाउ अब आप देख रहे हो कि सी ये पूरा यूट्रस है, और आगे आते 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 ये एकदम नैरो हो गया, दिस पार्ट बिकम नैरो, एंड इस नैरो पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तो एक तरह से ये यूट्रस ही है, सो इट्स अ नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के नैरो पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। जो आगे एक कैनाल, उसके आगे छोटी सी कैविटी, कैन यू सी दिस वन, है ना, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, एंड इट ओपन इनटू एन एरिया विच इज अ वेरी मस्कुलर एरिया। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वाला एरिया, विच इज कॉल्ड वजाइना। ध्यान रखना, सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना, दिस इज नोन एज दी बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? बर्थ कैनाल। थ्रू दिस द बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? ओवरऑल आइडिया आया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जस्ट अ मिनट,
यस, ओके। तो नाउ अब हमने ओवरऑल बात तो कर ली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बट अब हम इस ओवरी को और डिटेल में समझना होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, ओवरी की सबसे आउटर लाइनिंग जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल लाइनिंग, जिसको हम नाम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ध्यान रखना, इस वाले चीज के थ्रू मैं आपको ओवरी के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वो समझा रही हूँ, इसी के साथ ही मैं oogenesis भी आपको समझा रही हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये टॉपिक मोस्टली बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो जस्ट एक्स्ट्रा इसमें अटेंशन रखिए। चलिए, तो क्या हुआ, ओवरी की ये लाइनिंग हो गई ना, इसे हमने क्या बोल दिया, जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा माइटोसिस होके ये क्या करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करती है, और क्या बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऊगोनिया बनाते हैं। अब ध्यान रखना, ये ऊगोनिया का फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पे ही शुरू हो जाता है, स्टार्ट्स इन फीटल स्टेज, या फिर आप बोल सकते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ उससे पहले ही उसके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ऊगोनिया बनने शुरू हो जाते हैं। एंड अराउंड 2 मिलियन ऊगोनिया इन ईच ओवरी इट प्रोड्यूस। ओके, जब ये फीमेल चाइल्ड बॉर्न करती है, जब इनका बर्थ होता है, तो ये अपने साथ फिक्स नंबर ऑफ ऊगोनिया लेकर ही बॉर्न होते हैं। उसके बाद फर्दर कोई ऊगोनिया नहीं बनता, जितना वो अपने साथ लेकर पैदा होती है उतने ही ऊगोनिया होते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, जब इनका बर्थ होता है उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस 1 शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, मियोसिस 1 स्टार्ट तो होता है, बट इसी के साथ ही मियोसिस 1 में क्या फेज होती है, ध्यान है, प्रोफेज 1 यहां पर अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वापस ध्यान रखना, प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है। इस टाइम पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। समझे, ये सब चल रहा है, डेवलप, बर्थ हो गया, एंड ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग दिस इज ऑल गोइंग ऑन। अब ध्यान रखिए, मैं प्राइमरी oocyte यहाँ पे बना रही हूँ भाई, एक ये छोटी सी प्राइमरी oocyte बनाई, अरेस्टेड है, मियोसिस 1 नहीं हुआ, यानी कि इसका अगर मैं प्लॉइडी देखूं, मतलब कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, इट इज स्टिल डिप्लॉइड। याद रखना, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। oogonia इज डिप्लॉइड, मतलब क्या, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। हेयर ऑल्सो 46 क्रोमोसोम। ये सब क्या चल रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, इनिशियल वाले। ओके, अब प्राइमरी oocyte में क्या होता है, इसके चारों तरफ कुछ सेल आती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। ये ग्रैनुलोसा सेल्स आकर इसके चारों तरफ ग्रो करने लगती है। इसकी वजह से ये एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। समझ आया। चलिए, इसके आगे चले ग्रो करा देते हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स को अटैच करा देते हैं, ये हुआ, और इसके चारों तरफ क्या हो गई, ये कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स आई और इसके चारों तरफ ग्रो हो गई। नाउ दिस इज कॉल्ड दी प्राइमरी फॉलिकल। समझ आया। बहुत नीट एंड क्लीन में बता रही हूँ, डायग्राम के साथ बता रही हूँ ताकि एकदम क्लैरिटी हो। ध्यान रखना, यहां से टिल प्यूबर्टी, ध्यान रखना, हैंड टू हैंड ऐड कर रही हूँ मैं। इसके बाद एक काम जरूर करना, आफ्टर दिस वन एक बार बुक में जो पूरा oogenesis पार्ट दे रखा ना उसको रीड जरूर कर लेना। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर, मैं बैट लगाती हूँ, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। सो प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ना, ये प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल में शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारी क्या होती है, डीजनरेट होती है, और प्यूबर्टी तक रीच होते होते ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही लेफ्ट होती है, राइट, लेफ्ट रिमेनिंग। ओके, मतलब मिलियंस ऑफ oogonia से सिर्फ इतने ही बच्चे डीजनरेट हो गए। चलिए, अब ये प्राइमरी फॉलिकल में अब क्या होता है, कुछ मोर ग्रैनुलोसा सेल यहाँ पे इसके चारों तरफ ग्रो होती है। ठीक है, कुछ मोर ग्रैनुलोसा सेल्स आती है, और क्या आती है, कुछ थीकल लेयर आती है। थीकल, मैं वापस लिख देती हूँ,
थीकल लेयर इसके चारों तरफ ग्रो करती है, ध्यान से समझना। तो अब चलिए इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, ध्यान रखना मियोसिस 1 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ मैंने बनाई ये ग्रैनुलोसा सेल, ये तो प्राइमरी फॉलिकल ही है। अब वो बोल रहा है कुछ और ग्रैनुलोसा सेल्स आगे, चलो लगा देते हैं, कुछ और ग्रैनुलोसा सेल्स को लगा देते हैं। और फिर इसके चारों तरफ क्या आ गई, कुछ यहाँ पर थीकल लेयर और आ गई। तो क्या आ गई, कुछ यहाँ पर थीकल लेयर ग्रो कर रही है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग करना चाहूँ तो ये येलो वाली जो है इसको तो मैं क्या बोल रही हूँ, ग्रैनुलोसा, और ये रेड वाली को मैं क्या बोल रही हूँ, थीका लेयर। अब हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। समझ आया। सेकेंडरी oocyte के से अब क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल बनेगा। ध्यान रखना, सेकेंडरी oocyte से ये क्या बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा। बट अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे वो ध्यान रखिए। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस 1 कंप्लीटेड। ओके, ध्यान रखना, जैसे ही कंप्लीट होगा मतलब एक प्राइमरी oocyte से एक तो बनती है पोलार बॉडी, अनइक्वल डिवीजन होता है, और दूसरी अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी oocyte। आई एम श्योर ये क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। प्राइमरी जो oocyte है इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 हुआ तो 2 डॉटर सेल बनी है, राइट। यहाँ से तो एक पोलार बॉडी जो डीजनरेट हो जाती है, उसका फंक्शन एज सच बहुत ज्यादा हमें नहीं पता है, और सेकेंडरी oocyte। और इसी के साथ ही यहाँ पर थीका जो है वो डिवाइड हो जाता है आउटर थीकल लेयर और इनर थीकल लेयर। इसी के साथ ही और क्या हो जाता है, एक कैविटी बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। ये एक कैविटी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। चलिए देखते हैं इस टर्शरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर फिर किस तरह की होगी। तो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, सेकेंडरी oocyte। अब मैं इसको लेबल करूंगी क्या, आई विल लेबल दिस सेकेंडरी oocyte। थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो। ओके, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ पे ग्रो कर रही है, ध्यान रखना, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ पे है और कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स ने स्पेस छोड़ा और उसके बीच में क्या बन गया, ये एंट्रम बन गया, यानी कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी यहाँ पे बन गई। ये हमारी आ गई ग्रैनुलोसा सेल्स, और इसके चारों तरफ क्या बना, इसके चारों तरफ ये हमारी थीकल लेयर बनी, राइट। इस थीकल लेयर में भी कुछ आउटर थीकल लेयर, कुछ इनर थीकल लेयर। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, दिस इज आउटर थीकल लेयर, और फिर एक और हम अलग कलर से मैं दिखा रही हूँ, लेट मी टू बाय दिस कलर। दिखाई दे रहा है, यस दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये हमारी क्या हो गई, आउटर लेयर। आया समझ में क्या कहा मैंने, दिस इज आउटर थीका, दिस इज रेड वन इज इनर थीका। आई एम श्योर ये क्लियरली दिख रहा है आपको। ये ग्रैनुलोसा, ये एंट्रम, गॉट इट, ठीक है। एंड यस, इसको भी लेबल कर देते हैं, ये क्या हो गई, सेकेंडरी oocyte। ये हमारी क्या हो गई, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। इसके साथ ही आगे इसमें फर्दर ग्रो होता है। अब क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। भाई 1 कंप्लीट हुआ, बट अगेन ये कहां पर, मेटाफेज। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आप लोगों को समझाने की। 2 पर क्या हो जाता है, इट बिकम अरेस्टेड अगेन। ये यहां पर भी अरेस्टेड हो गया, और अब ये कंप्लीट कब होगा, जब एक्शन में ओवम फर्टिलाइज कर रहा है स्पर्म के साथ। एज सुन एज स्पर्म आ रहा है ओवम के पास, जैसे ही फर्टिलाइज करना होगा उससे जस्ट प्रायर फर्टिलाइजेशन ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। फिलहाल ये अरेस्टेड है सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही, अभी तक एक तरह से ओवम नहीं बना है। जनरली ओवरी से जो ओवुलेशन के टाइम जो निकलता है ना, वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ओवम नहीं रिलीज होता, बट वी यूज टू कॉल इट ओवम, ठीक है। तो चलिए यहां से अब जो ये मैच्योर फॉलिकल बनी, इसे हमने क्या बोल दिया, दिस इज कॉल्ड दी ग्राफियन फॉलिकल।
इस मेच्योर फॉलिकल को अब हमने क्या बोल दिया, ग्राफिन फॉलिकल। इस ग्राफिन फॉलिकल की अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो चलिए ये बना ही लेते हैं आपको, क्योंकि पता होनी चाहिए। अब ध्यान रखना इसके चारों तरफ एक और लेयर भी श्योर दिख रहा है आपको, एक और लेयर भी यहाँ पे बन जाती है और फिर यहाँ पे एक्शन में लेयर्स बनती है। ये एक और लेयर जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जोना पेलोसिडा। याद रखना क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। ये जोना पेलोसिडा एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट, ओवम के जस्ट बाहर, मतलब या आप बोल सकते हैं फीमेल के जो न्यूक्लियस है उसके जस्ट बाहर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि बाद में जब स्पर्म एंटर करे तो ये क्या करती है, इसमें कुछ इस तरह के चेंज होते हैं जोना पेलोसिडा में कि लेटर ये सिर्फ एक ही स्पर्म को एंट्री प्रोवाइड करते हैं, राइट। बाकी स्पर्म की एंट्री को क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, फर्दर स्पर्म की एंट्री को दे जस्ट ब्लॉक्ड आउट सो दैट वो सब एंटर ना कर सके, ठीक है। सो आई एम श्योर ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ, राइट। एक चीज और बनाना चाहूंगी, एक और चीज बनाऊंगी यहाँ पर एक तरह से लाइक दिस, it is like this. Now this is complete. Yes, थोड़ा डायग्राम बनाने में टाइम जा रहा है, बट yes, it is actually worthful, है ना, आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको लेबल करूंगी, I will label it as a secondary oocyte। फिर ये ब्लू कलर का I will label it as a zona pellucida, ठीक है, क्या हो गया, जोना पेलोसिडा। बाकी सब ऐसी है। ये वाली स्ट्रक्चर जो बनती है इसे हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। आप छोड़ना चाहते हैं, आप इसको नहीं पढ़ना चाहते, आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी लेबलिंग एज इट इज है। तो ये ग्राफिन फॉलिकल बना और इसमें से अब क्या होगा, एट लास्ट ये ओवा जो होता है ना, बस ये रिलीज होता है, बाकी ग्राफिन फॉलिकल का पार्ट एज इट इज रह जाता है। और वो रिमेनिंग जो ग्राफिन फॉलिकल का पार्ट होता है उसको हम फाइनली क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। यस, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, पर सिस्टमैटिकली चलिए मेरे साथ, पेशेंटली पढ़िए, आप यहाँ भी अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहां तक भी ये 60 to 80,000 जो फॉलिकल्स है इसमें से भी सिर्फ 450 ही ओवरी ओवा मतलब जो है वो बनते हैं पूरे थ्रू आउट द लाइफ। तो कैन यू इमेजिन, क्यों, क्योंकि एवरी मंथ फीमेल रिलीज 1 ओवा, राइट। अगर मैं 450 काउंट करूं एंड फीमेल प्यूबर्टी स्टार्ट्स अराउंड 13 ईयर एंड इट एंड्स, जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ध्यान रखिए, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मेनार्क, जब उसको हम मेनार्क, और जब प्यूबर्टी एंड होती है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। और ये कब एंड होती है, इट्स एंड अराउंड 48 to 50 ईयर्स। तो अराउंड 30 कितना हो गया, या 23 ईयर्स, 24 ईयर्स, समवेयर लाइक दिस, इतने ईयर्स तक, मैंने कुछ रॉन्ग किया, 23, 33, 43, यस, ओके, तो 33 ईयर्स, आई एम सॉरी, 35 ईयर, 33 ईयर्स, इतना कुछ तक ही फीमेल ओवा रिलीज करती है। अब 1 ईयर में ओवा कितना रिलीज करेगी, 12 ओवा रिलीज करेगी, बिकॉज एवरी मंथ 1 ओवा रिलीज होता है। तो 35 में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाता है, 36 and 6, 2 and 4, तो इट्स 420 ओवा। दैट्स हाउ हम ये पूरा काउंटिंग ले रहे हैं। 450 मैंने शुरू में लिखवाया था जो, ओके। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली कैलकुलेटिव रहता है कि जितने ओवा होते तब तक ही ओवा रिलीज होंगे एंड उसके बाद फीमेल अटेन्स दी मेनोपॉज स्टेट, ओके, समझ आया, राइट। तो ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, फीमेल में पार्ट पढ़ा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ओवरी पढ़ा है, अभी तक हमने सिर्फ ओवरी पढ़ा है। अब हम ले रहे हैं फेलोपियन ट्यूब, बट मैं फेलोपियन ट्यूब आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। सिर्फ इसकी जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, वो नाम बस पता होना चाहिए आपको। एंड दैट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड दी एम्पुलरी। बोर्ड वाले बच्चों अच्छे से ध्यान कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी तक लर्न हो जाना चाहिए। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। क्वेश्चन आते हैं, फिम्ब्रियाई का रोल क्या है, कैप्चर द ओवा, राइट, फिर अंदर ट्रैवल करता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। फिर हमने यूट्रस की अलग अलग लाइनिंग के रोल भी देखे एंड बाद में बर्थ कैनाल क्या होती है इसके बारे में भी हमने
अच्छे से बात करी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और कुछ तो नहीं रहा ना, दैट्स इट, हमने ये सारी बातें कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं और क्या क्या पार्ट होते हैं। अब इसमें अगर हम एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो एक्सेसरी डक्ट में फेलोपियन ट्यूब आ गया, यूट्रस आ गया, बर्थ कैनाल आ गई, राइट। नाउ क्या होता है ना, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय आउटर सम पार्ट्स जेनिटल ऑर्गन के आउटर पार्ट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको सिर्फ नाम लिख लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड होता है, मैं एक बार नाम लिख लेती हूँ, लेबिया मेजोरा, राइट। नेक्स्ट होता है लेबिया माइनोरा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लिटोरिस, नेक्स्ट हो गया हाइमन, और एक एरिया और मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो बुक में नहीं है, वेस्टिब्यूल एंड वेजाइना, तो वी नो, राइट। चलिए तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, एक फैटी टिश्यू एरिया होता है जिसपे बहुत सारे प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, और दिस इज द एरिया वेयर द जेनिटल पार्ट्स स्टार्ट, ओके। लेबिया मेजोरा क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड द फ्लैशी फोल्ड, फैटी टिश्यूज के फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, राइट। टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू होते हैं, टू फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ फैटी टिश्यूज, जो क्या करते हैं, इस यूरिथ्रल वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम करते हैं। सो ये क्या करते हैं, दे कवर दी वेजाइनल ओपनिंग, राइट। तो मैं अभी फिलहाल आपको बस बना के दिखा रही हूँ। सेम फिर लेबिया माइनोरा, ये भी दो होती है, they are also fleshy fold but they are small in size as compared to labia majora and below the labia majora। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये below the labia majora it is present, ठीक है। सेंटर में ये क्या हुई, सेंटर में ये क्या हुई, it is the vaginal opening, ठीक है, this is the vaginal opening, vaginal opening। अब आगे ध्यान रखो, जस्ट वेजाइनल ओपनिंग के अबव एक और ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज दी कॉल्ड दी यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग। और इस यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीटोरिस। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखा है क्लीटोरिस। क्या होता है, वेरी सेंसिटिव इरेक्टाइल ऑर्गन इन फीमेल, राइट। जैसे पीनस इज द सेंसिटिव एंड इरेक्टाइल ऑर्गन इन मेल, सेम इज रोल प्लेड बाय द क्लिटोरिस इन फीमेल, ओके। ये वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर में होता है। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग वाला जो एरिया होता है, इट्स अ स्लाइट डिप्रेशन, जहां पे दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको एक्चुअली हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इट्स अ स्लाइट डिप्रेशन वेयर दीज टू ओपनिंग आर प्रेजेंट, दैट एरिया इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। नाउ मैं नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हाइमन क्या होती है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ मेम्ब्रेन विच पार्शियल कवर दी वेजाइनल ओपनिंग। इसको क्या करती है, पार्शियली कवर करके रखती है, that shows the sign of virginity, but later on it was found that these membrane can be ruptured due to physical exercise, right, बहुत aggressive exercise, right, उन सब में cycling during that time also it can rupture। तो now it is considered that it is not the sign of virginity, क्योंकि बहुत सारे और भी तरीके से भी ये रप्चर हो जाती है, राइट। सो ये हो गए हमारे क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच आई हैव टोल्ड यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड। सो लेट्स स्टार्ट, गिव मी अ मिनट। ओके, तो मेमरी ग्लैंड जो है ना, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है ना, इट इज नॉट मतलब बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है। सो मैं आपको इसका क्लियर पिक्चर बना के दिखाती हूँ। पहले ये किसका बना होता है वो देख लेते हैं। तो ये दो चीजों से बनकर बना होता है, एक को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू,
क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू। और इसी के साथ ही ये कुछ फैटी टिश्यूज का बना होता है। फैटी टिश्यूज मतलब बहुत सारे फैटी टिश्यूज होते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। ये ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं इसमें हम देखते हैं करीब 15 to 20 लोब्स बनाते हैं या कंपार्टमेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कंपार्टमेंट। और उन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड, पहले समझ लो बाइफर्केशन फिर इसको डायग्राम में बनाते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं मेमोरी लोब। क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब। इन मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। दिस इज द साइट जहां पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखिए ये क्या साइट है, जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे जब मिल्क का पूरा प्रोडक्शन होता है, स्टोर होता है, यहाँ से इस एल्वियोलाई से मिल्क कहाँ जाता है, इट गोज इनटू मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल से ये सारी मेमोरी टिब्यूल ओपन होती है किसके अंदर, मेमोरी डक्ट के अंदर। देखो इसमें फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान से पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल से ये ओपन होता है मेमोरी डक्ट में, और मेमोरी डक्ट के बाद ये ओपन होता है किसमें, मेमोरी एम्पुला। ये थोड़ी सी वाइडर एरिया या वाइडर बड़ा एरिया होता है जहां पे एक्चुअली मिल्क स्टोर भी होता है। अल्टीमेटली ये ज्वाइन करता है किसको, लेक्टिफेरस डक्ट को, और डक्ट के थ्रू अल्टीमेटली इट ओपन आउटसाइड थ्रू दी निप्पल एरिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ मिल्क का एक, मतलब मैंने आपको एक पाथ बता दिया कि कैसे पाथ इसका रहता है। चलिए एक मेमोरी ग्लैंड को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं कैसे क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लेट मी ड्रॉ विद, यस, सो ये वाला पार्ट मैं जनरली ड्रॉ करके ही बताती हूँ क्योंकि बुक में ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विद मी, या उसमें ही और अच्छे से आपको क्लैरिटी चाहिए तो वहीं पे आप मतलब थोड़ा सा आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 कितने बताए थे, कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स बोलते हैं। सो हेयर आई एम शोइंग यू अराउंड 3 कंपार्टमेंट। मैंने क्या बोला, इसमें बहुत सारी क्या होती है, फैटी टिश्यूज भी होते हैं। सो लाइक दिस आई एम मेकिंग दी फैटी टिश्यूज जो यहाँ पे साइड में प्रेजेंट है, फैट डिपोजिशन होता है, राइट, पूरे एरिया में, राइट। तो मैं पूरा तो नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। इस तरह से पूरा फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी हेयर ऑल्सो, राइट। अब बात करते हैं इस कंपार्ट के अंदर बहुत सारे, मैंने क्या बताया, क्लस्टर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो एक का मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूं, सेम बाकी सब में रहता है। ठीक है बेटा, एक मैं प्रॉपर ड्रॉ करके दिखा रही हूं लाइक दिस। इस कंपार्टमेंट से भी आया, इस कंपार्टमेंट से भी आया। ठीक है, ओके, अब इसमें आगे बना लेते हैं। सो इस तरह से पूरा ये एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई वैसे ही बनाएंगे, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो हम लंग्स में पढ़ते आए हैं, कुछ इस तरह की ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। ओके, सो ये हमने बना लिए एल्वियोलाई बहुत सारे, जिसके अंदर क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। दीज आर द साइट वेयर मिल्क फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। समझ आया? ठीक है, ये एल्वियोलाई। तो अगर मैं लेबलिंग करूं, ध्यान रखिए, अगर मैं लेबलिंग करूं तो ये तो हो गया एल्वियोलाई, और ये जो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई, दिस इज दी टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल। समझे बेटा, दिस इज दी मेमोरी टिब्यूल। ये एल्वियोलाई मेमोरी टिब्यूल आगे जाके मेमोरी डक्ट बनाती है, और फिर ये एम्पुला बनाती है, और एट लास्ट बाहर ओपन होती है। लेट मी लेबल, एक मिनट रुको, लेट मी लेबल। यस, ओके, सो ले लेते हैं। फैटी टिश्यू हो गए, मेमोरी लोब हो गया, मैं मेमोरी वर्ड नहीं लिख रही हूं, टिब्यूल, फिर यहाँ पे सारे टिब्यूल ज्वाइन कर रहे हैं, मेमोरी डक्ट, ठीक है, फिर एम्पुला, ये एम्पुला है, एम्पुलरी डक्ट, और फिर यहाँ पे आ गया लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस डक्ट, और एट लास्ट ये इस तरह से पूरा बाहर का वो पोर्शन कॉल्ड
निप्पल। याद रहेगा, क्लियर है पूरे मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम। सो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से। देखो मैं भगा के भी नहीं पढ़ा रही हूँ, बट येस इफ यू विल सी हम बहुत कम टाइम में काफी पोर्शन कवर कर रहे हैं, राइट। तो इसके साथ ही आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए मेरे साथ। मैं देखती हूँ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एंड फिर बस निकल जाते हैं। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में सब कुछ पढ़ना है, तो फिर आप कहीं और किसी चैनल पे जाके देखिए। यहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या? गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का क्या? फॉर्मेशन। ओके, इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब दो तरह का होता है, या तो मेल का होगा या फीमेल। मेल में इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल में हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड दी oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis, ठीक है। चलिए पहले ले लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट हम इसके प्रोसेस को समझेंगे और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे लूंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, क्योंकि ये प्रोसेस हमें पता होंगे तभी हम इसको ले पाएंगे। ओके, देखिए टेस्टिस जो है, टेस्टिस की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, टेस्टिस की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी जर्मिनल एपिथेलियम। क्या हुआ? जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम बहुत ज्यादा क्या करती है? माइटोसिस करती है। ओके, एक और चीज मैं बताऊंगी यहाँ पर, गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही अगर मैं स्टेजेस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दी स्टेजेस, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले स्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। फिर सेकेंड स्टेज होती है ग्रोथ। पहले मल्टीप्लाई होती है सेल, फिर अपना साइज बढ़ाती है, फिर क्या होता है यहाँ पर? मैच्योर होती है, और मैच्योरेशन होने के बाद ही इनका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, फिर डिफरेंशिएट होती है। तो इस तरह से 4 स्टेप में पूरा गैमेटोजेनेसिस होता है। इट इज कॉमन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis, ठीक है। अब ले लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि पहला फेज यहाँ पर क्या हो रहा है? इट इज दी मल्टीप्लीकेशन। बहुत ज्यादा अमाउंट में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइटोसिस के थ्रू। बहुत सारा क्या बना लिया ऐसे, जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। माइटोसिस किया है, यस माइटोसिस किया है। ये 2n है, ये भी क्या ही रहेगा? 2n ही रहेगा। क्या रहेगा? 2n ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब क्या होता है? सेकेंड फेज होती है, पहली फेज हो गई, सेकेंड फेज हो गई। अब ये सारे स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? अपना साइज बड़ा करेंगे, ऐसे बड़ा साइज में ग्रो होंगे, और इस बड़े साइज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या पूछूं? प्लॉइडी लेवल क्या है? तो आप क्या बताएंगे? इट इज स्टिल 2n। नाउ लेट्स गो फर्दर, नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें क्या हो गया? थर्ड वन, जहां पे क्या हो रहा है? मैचुरेशन हो रहा है। ड्यूरिंग मैचुरेशन नाउ मियोसिस, यहां पे क्या हुआ? 1 आया। मियोसिस 1 ने करके क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। अब मुझे क्या इसका प्लॉइडी लेवल बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो हैंड टू हैंड आंसर करो चैट बॉक्स में। लाइव चैट भी आपकी चल रही है तो वहां पे भी आप कर सकते हो। यस, द आंसर इज n। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, और अब इसके बाद फर्दर ये सारा प्रोसेस इसमें चलता रहेगा, ये पूरा मैचुरेशन यहाँ चलता रहेगा। सेकेंडरी में क्या होगा? मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, और मियोसिस 2 करने के बाद ध्यान रखना एक और चीज, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 हुआ, 2 बने, ये दोनों मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे जब, तो इससे कितने बन जाएंगे? 4। यहाँ पर हमें रिजल्ट निकल के आएगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटेड। क्या बोलते हैं हम इन्हें? स्पर्मेटेड। क्या प्लॉइडी लेवल होगा? n प्लॉइडी लेवल होगा। एंड एट लास्ट अब इसका थर्ड स्टेप यहाँ पे आ जाता, फोर्थ, विच इज कॉल्ड दी डिफरेंशिएशन, विच इज कॉल्ड दी डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस में
अब लास्ट में क्या बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ, जिसको ही हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्म बोल रहे हैं, विच इज एन, प्लॉइड इज एन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या हो रहा है। अब देख लेते हैं डिफरेंशिएशन में क्या होता है। कुछ ना मॉर्फोलॉजिकली कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, जिससे स्पर्मेटिड जो है ये अब किस में कन्वर्ट हो गए? स्पर्म में कन्वर्ट हो गए, लाइक स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हो गए? एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, एक्रोसोम बाय गोल्गी एपरेटस, इससे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल का पूरा एक यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को आगे फर्दर मूवमेंट करने के लिए। ठीक है ना। इसी के साथ ही यहाँ पे सेंट्रियोल का प्रॉपर, और सेंट्रियोल में भी जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उससे एक्सियल फिलामेंट बनते हैं। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से होता है। एक और चीज देख लेते हैं, इस प्रोसेस को जहां पे डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। भाई ये याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी, मैं बॉक्स में बना के दे रही हूं। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। एक और स्टेप होता है जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्मिएशन। यस, ये रिवीजन सीरीज है, तो आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा आपको याद है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो क्या करे, इसको थोड़ा स्लो, मतलब इसको पढ़ते जाए और फिर 2 बार इसको या तो आप देखो या एक बार इसको पढ़ो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, तो फिर आपके माइंड में वो घुसेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना। और स्पर्मिएशन क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल। तो वो सर्टोली सेल से, चलिए स्पर्मिएशन में थोड़ी देर बाद बताती हूँ। इतना समझ आया? अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर। इफ आई ड्रॉ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो देखिए मैं एकदम बुक वाला नहीं बना रही हूँ डायग्राम, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। बाकी अब बुक वाला डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, मतलब कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्यों मैंने इस टॉपिक को बाद में लिया अभी आपको समझेगा, क्योंकि इसमें सारे जो भी स्टेजेस बता रहे हैं तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए, भाई कौन सी स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं। मैं वापस बात कर रही हूँ, जर्मिनल एपिथीलियम जो है वो डिवाइड करके क्या बनाता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बनाता है आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उस प्राइमरी बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी बनाता है स्पर्मेटिड, और एट लास्ट बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। चलिए अगर मैं करूँ लाइनिंग, तो दिस इज जर्मिनल एपिथीलियम। ओके, एक और चीज, यस यस यस, देखिए ये एक हमने क्या बनाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई। ऐसे यहाँ पर एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। लाइक दिस देयर आर सो मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, राइट? ओके, तो बीच का जो स्पेस हुआ, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ओके, और इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और सेल भी होती हैं, और इन सेल को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड दी लीडिंग सेल। आई नो शुरू में मुझे इसका टॉपिक का बात करना चाहिए था, बट अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। चलिए फटाफट से लेबलिंग देखते हैं। पहले जर्मिनल हुआ, फिर क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया। देखिए ध्यान रखिए, लेबलिंग के साथ सब क्लियर होता जाएगा। फिर आ गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आ गया सेकेंडरी, मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, स्पर्मेटोसाइट, फिर आ गया स्पर्मेटिड, और फिर आ गए स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म हो गया। बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स और एक लीडिंग सेल होती है। बीच जो मैंने ये ऐसी ना यहाँ पे अंदर दिखाई है स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो इन दोनों के फंक्शंस की बात करते हैं। लीडिंग सेल का रोल है, इट सीक्रेट दी मेल हार्मोन, यानी कि क्या?
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, टू स्पर्म। न्यूट्रिशन तो देती ही है, इसी के साथ ही और भी चीज रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, इट रिलीज दी ABP, यानी कि क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड दूसरा एक और रिलीज करती है इनहिबिन। ध्यान रखना, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करता है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली ये करता क्या है ना, ये जितने भी टेस्टोस्टेरोन है ना उनको कॉन्सेंट्रेट करने का काम कर रहा है, और जैसे ये कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। इन्हीं में इनका रोल अब अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इतना समझ में आया, ओके। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रही हूँ, एक टर्म जो मैं ऊपर ले रही थी, व्हाट इज स्पर्मिएशन। तो देखिए बेटा, स्पर्मिएशन क्या होता है, जब ये स्पर्म रिलीज होते हैं, जब ये स्पर्म रिलीज होते हैं, दे स्टिक विद दिस सर्टोली सेल। क्या करते हैं, ये इसी के साथ ही जुड़े रहते हैं। जब इन स्पर्म को रिलीज होना होता है तो ये क्या होते हैं, स्पर्म यहां से निकलते हैं, रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल एज वेल एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, उस रिलीज होने के प्रोसेस को हम स्पर्मेशन, मतलब यहां से डिटैच होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर ये स्पर्म रिलीज होते हैं, बाहर ये स्पर्म रिलीज होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। आया, देखो अब इसका डायग्राम यहाँ पे देख लो, आई एम होपिंग ये क्लियर है। स्पर्मेटोगोनिया, बीच में यहाँ पे सर्टोली सेल दिखाई है, ये प्राइमरी, सेकेंड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, और ये लिखे ब्लड वेसल्स। यहाँ पे बताया नहीं है, यहीं पे आप लीडिंग सेल भी बता सकते हो, यहीं पे आप क्या बता सकते हो, लीडिंग सेल भी बता सकते हो। यहीं पे आपको दो प्रोसेस दिया हुआ है, आप चाहे तो बुक में भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा लेक्चर ही ध्यान से सुन रहे हो और मेरे लेक्चर के नोट्स के एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ रहे हो ना, आपको ये एनसीईआरटी वाला चैप्टर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो अल्टीमेटली बना क्या हमारे पास बनकर आ गया कौन, स्पर्म बन के आ गया। अब देखो स्पर्म बन के आ गया तो स्पर्म की स्ट्रक्चर भी देखनी होगी, है ना, तो देख लेते हैं। यस, सो नहीं ज्यादा बड़ा हो गया, यस, ओके। चलिए, तो इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते क्विकली। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। राइटिंग का टाइम हमारा बच सके इसलिए मैं डायग्राम से ले रही हूँ। ये डायग्राम बहुत बार बोर्ड वाले बच्चों ध्यान रखिए आता है, तो हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, ध्यान रखिए, टॉप में एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्स्ट्रा लिख लो अपनी एनसीईआरटी में ही, यहाँ पे लिख लो, एक एंजाइम होता है इसके पास जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। ये एंजाइम क्या करता है, जब ओवम में एंट्री करता है वहां पे ये एक हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करने में, और सो दैट स्पर्म का जो भी मेल गैमीट है वो एंटर कर सके, वो सब एंट्री करने में ये हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। उसके नीचे यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इलोंगेटेड होता है, और उसमें अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया हमारा, हेड हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके नीचे छोटा सा पोर्शन, दिस इज नेक पोर्शन, राइट। यहाँ पे एक सेंट्रियोल है जिसको हम प्राइमरी या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल यहाँ पे रहते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और इधर ही एक और भी रहता है डिस्टल सेंट्रियोल। यहाँ डिस्टल सेंट्रियोल से देखिए, डिस्टल सेंट्रियोल से एक फिलामेंट ये निकलता हुआ जा रहा है और जो टेल तक जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट, राइट। बीच का जो ये पार्ट है पूरा, इसे हम बोलते हैं मिडिल पीस, जहां पर क्या सी ऑल दिस, ये सब, राइट, ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक शीद इसके चारों तरफ रहता है, एनर्जी देता है क्योंकि स्पर्म इज मोटाइल,
उसकी मोटिलिटी के लिए, उसकी स्विमिंग के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट में है टेल। टेल के लिए आप यहाँ पे करते रोल बता सकते हो, ये एक बार आया हुआ भी है। मोटिलिटी, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू स्पर्म, यही स्पर्म को हेल्प करता है मूव करने में। इट्स लाइक मूविंग लाइक दिस, है ना। तो ये क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज हियर गिवन। अब देखो बस इतना सा ध्यान रखो, यहाँ पे इतना सा लिखा हुआ है, ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द कोइटस। ओके, नाउ 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप साइज, एटलीस्ट 40% उनका जो है वो विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए, तब जाके देयर कुड बी अ चांस कि फर्टिलाइजेशन हो सकेगा, फर्टिलाइजेशन हो सकेगा। तो इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए अभी आगे का पोर्शन लेते हैं। यस, ओके, आगे का पोर्शन लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, विच इज दी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो अब हो क्या रहा है ना, लीडिंग सेल हार्मोन रिलीज करी, उसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर क्या हो, ये हार्मोन बनते ही चले जाए, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कंटिन्यूअस ये प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, दैट आल्सो कम लीड्स टू अ प्रॉब्लमेटिक, राइट। तो हमें क्या चाहिए, इस हार्मोन का कंट्रोल चाहिए, राइट। तो वो कंट्रोल कैसे होता है, देखिए अगर आपको 11th का पोर्शन याद है, आई एम श्योर याद होगा थोड़ा बहुत, तो वो सबसे पहले आ जाती है कौन, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यहाँ पर मास्टर का भी मास्टर, कौन, हाइपोथैलेमस, मास्टर का भी मास्टर हाइपोथैलेमस। ये सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हमारी मास्टर ग्लैंड है, जो क्या करती है, यहाँ पे रिलीज करती है दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, वन इज दी LH, याद आ रहा है कुछ 11th का, अनदर इज दी FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चाहिए क्या आपको, फुल फॉर्म लिखना है, ओके ठीक है, बुक में से लिख लेना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड अनदर इज कॉल्ड दी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखना ये क्या कर रहा है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करा रहा है कि वो LH और FSH को रिलीज करे। LH किस पे वर्क कर रहा है, ये कम काम कर रहा है टेस्टिस के ऊपर, और उसमें अल्टीमेटली लीडिंग सेल के थ्रू क्या रिलीज करा रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा रहा है। क्या करा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो मैं टेस्टिस भी नहीं बोलूं, मैं पर्टिकुलर लीडिंग ही बोलती हूँ। तो क्या हुआ, लीडिंग सेल के ऊपर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा रहा है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है, ठीक है। अब मैं FSH की बात कर रही हूँ। FSH काम करता है सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल दो चीजें यहाँ पे रिलीज करती है, एक तो करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, और दूसरा करती है इनहिबिन। इनहिबिन दूसरी चीज ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल को भी स्टिमुलेट कराने का काम करता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब आप कहोगे मैम इसमें कंट्रोल क्या हो रहा है, ये तो सब चलता जा रहा है। कंट्रोल बताती हूँ, इनहिबिन का काम क्या है, वो मैंने आपको बोला था ना, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इनहिबिन क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एक तो देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और दूसरा फीडबैक ये किसको देता है, हाइपोथैलेमस को। कौन सा फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक। क्या दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक, कि भाई बहुत सारा हो गया टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारा हो गया टेस्टोस्टेरोन। एक्चुअली ये भी दे रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी देता है कि भाई बहुत सारा हो गया, स्टॉप फॉर्मिंग, अपने सिंगल्स देना बंद करो, ओके। दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन जब सिग्नल देना बंद होता है तो फिर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन भी बंद हो जाता है, ओके, और सब चीजें रेगुलेट हो जाती है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वापस से हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए, तो यहाँ पे वापस से क्या देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं
कि बस अब वापस से रिलीज करो। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये सब हार्मोन्स रेगुलेटेड फॉर्म में होते हैं, अदरवाइज ये इतने एक्सेस में रिलीज होंगे कि फिर ये सब प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करे हो जाएंगे। राइट, आई बस समझ में हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं oogenesis। अब ध्यान रखना, oogenesis हम ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़े हैं ओवरी के अंदर कि oogenesis में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्राइमरी oocyte, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, फिर ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक डायग्राम के थ्रू इन्हें बताती हूँ। एक मिनट रह गया क्या, मिनट या यस। तो पहले तो मैं देखो एक ना ओवरी का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। यस, ओके, चलिए ले लेते हैं। तो देखो ओवरी के अंदर क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर का जो मैट्रिक्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, है ना, अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। तो क्या क्या हो गया, ये आउटर पार्ट, तो ये तो क्या हो गया, दिस पार्ट इज मेड्यूला। अपनी बुक की ही डायग्राम में चेंजेस करो, मेड्यूला, और ये वाला पार्ट हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमने क्या दिखा दिया, प्राइमरी फॉलिकल दिखाया। मेड्यूला पार्ट में देखो ब्लड वेसल्स है जो न्यूट्रिशन दे रही है, ब्लड दे रही है। प्राइमरी फॉलिकल दिखाई है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल इन्होंने दिखाई नहीं है, बट वी कैन मेक दैट वन। टर्शरी फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल, और इस ग्राफियन फॉलिकल से अल्टीमेटली रिलीज होके सेकेंडरी oocyte निकल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। ओके, एंड रिमेनिंग जो पार्ट हुआ उसको हमने क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान रहेगा, ये अभी हमने सब पढ़ लिया है। ओके, अब मैं ओवरऑल यहाँ पर आपको ये डिफरेंसेस दिखा रही हूँ दोनों के, स्पर्मेटोसाइट्स के, स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड oogenesis के। बच्चों इसको अच्छे से ध्यान से देखो। राइट, आई एम श्योर कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज क्वाइट वेरी मच क्लियर टू यू कि भाई हो क्या रहा है। बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस, देन स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोज। ठीक है, फीमेल में देख लेते हैं बहुत सारे oogonia बिफोर बर्थ बन रहे हैं, माइटोटिक, फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte। ध्यान है, प्रोफेज 1 स्टार्ट हुआ बट अरेस्ट हुआ, यहाँ पे लिख रखा है, और फिर वापस कंप्लीट होगा। तो अब मैं ये थोड़ा सा एड ऑन करती हूँ। ये सब देखो कहाँ चल रहा है, फीटल लाइफ के अंदर ही चल रहा है। ध्यान रहिए, है ना, सब कुछ बर्थ हुआ, चाइल्ड हुआ, प्यूबर्टी रीच करते करते यहाँ पर क्या बन गई, प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल से कन्वर्ट हुआ क्या, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte जो है, अब ये क्या करता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन किया। देखो प्राइमरी oocyte ने किया जिससे सेकेंडरी oocyte बना, अब इसने ओवम बनाया। इस सेकेंडरी oocyte किसके अंदर है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। ध्यान आ रहा है, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने। तो ये वाली चीजें सब क्या हो रही है, प्यूबर्टी के बाद अडल्टहुड में ये सब प्रोसेस चल रहे हैं। एंड उस टाइम पे 23 क्रोमोसोम हो गए, यानी कि हाफ क्रोमोसोम यहाँ पर हो गए हैं। क्लियर हुआ, आ गया समझ में ये वाली चीज। ठीक है, यस, ओके। सो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, तो मैं ये ओवरी नहीं ले रही हूँ नाउ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले रही हूँ अब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। भाई oogenesis भी तो कंट्रोल रहेगा, वो कैसे रहता है उसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अगेन सेम चीज बेटा, सेम चीज, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा है किसको, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को बोल रहा है कि ये रिलीज करो भाई, LH-FSH रिलीज करो। ये LH-FSH ओवरी को बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करो। इसका सिंपल है भाई, मेल वाला टफ था। ओके, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देते हैं क्या, नेगेटिव फीडबैक कि भाई बहुत सारा बन गया, अभी स्टॉप कर दो, अभी हमें नहीं चाहिए। बट जब बनना बंद हो जाता है और डिमांड आती है तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं कि भाई वापस से बनाना शुरू करो। तो इस तरह से पूरा हार्मोन कंट्रोल रहता है। समझ आया, इस तरह से पूरा हार्मोन कंट्रोल रहता है।
यस बच्चों, अभी चलेंगे आगे। आई नो अभी काफी सारा बचा है, पर हम खत्म करेंगे आज ही, पर हम आज ही खत्म करेंगे, तो कहीं नहीं जाना है, पानी पियो, ठीक है, अपने साथ वाटर बॉटल लेके रखो, राइट, बट जाना कहीं नहीं है, आप लोगों को खत्म करना है। सच में इफ यू आर वेरी मच डेडिकेटेड फॉर नीट, तो फिर आप यहीं साथ में बैठिए मेरे, और इसको खत्म करके ही हम जाएंगे, ठीक है। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हैं, एक मिनट, यस यस यस, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को। जब मैंने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अपनी क्लासेस में समझाया, मैंने ऑफलाइन समझाया, ऑनलाइन ही भी समझाया, यू वोंट बिलीव, आई गॉट सो मैनी फीडबैक ऑन दिस कि मैम ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ में आता, हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने इतनी क्लासेस में पढ़ा, हमें नहीं समझ में आया। तो ट्रस्ट मी, आज इसे पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ले लेते हैं क्विकली। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को, समझते हैं सारी फेजेस, इसी डायग्राम में सब कुछ। एंड यस द मोस्ट मतलब प्रॉब्लम क्या है ना कि इस डायग्राम को नहीं समझा तो बोर्ड का क्वेश्चन भी छूट जाएगा। बोर्ड में ये पक्का से आने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन, और नीट में भी आने वाला है। बोर्ड का ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन लगता है मुझे उन लोगों का, लगता है, ठीक है। चलिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए हमने इसको 4 फेज में डिवाइड किया है। पहली फेज हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड दी मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन, मैं इसी में मेंशन करती जा रही हूँ, आप अपनी बुक में भी ऐसा ही करिए। दूसरी फेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, या इसको नाम देते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरी फेज यहां पर होती है 14 डे वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आप भी लिख लो भाई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूं क्या, ओवुलेटरी फेज। और चौथी फेज को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। और उसके बाद आप देखोगे, देखो 29 डेज हो गए यहाँ पे, और उसके फर्स्ट डे से वापस से क्या हो गया, नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो गया, समझे। अब ले लेते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे साइड में वाई एक्सिस पे आपको क्या क्या दिखाया है, यहाँ पे आपको यूट्रेरियन इवेंट दिखाया है कि भाई यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद ओवरी के अंदर जो हार्मोन के लेवल है उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी के अंदर क्या क्या हो रहा है, और पिट्यूटरी का लेवल हार्मोन का, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सबको एक साथ समझेंगे। ध्यान रखना पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एलएच और एफएसएच। ये अब आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें, डायग्राम आता है तो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, नीट में भी, तो ध्यान रखना ऊपर से जो ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये हमेशा एफएसएच होगा, और नीचे वाला ये एलएच होगा, बट नीचे वाले से शुरू होके जाता है ये टॉप पर। ये सच में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एज अ टीचर वी यूज टू फोकस, तो ध्यान रखिए मैं जो बता रही हूँ। फिर हम देखते हैं एस्ट्रोजन का लेवल। तो चलिए सबसे पहले यूट्रस में क्या होता है, फर्स्ट फेज जिसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, इस फेज में ये फेज क्या होती है, 3 to 5 डेज की रहती है। और इस फेज में क्या होता है, मतलब यहां से यहां तक का दिस फेज, यूट्रस की लाइनिंग क्या होती है, पूरी रप्चर होती है, यू कैन सी पूरी ब्रेक ऑफ होती है। एंड इन दिस फेज blood comes out, these blood vessel comes out along with the unfertilized egg। मैं वापस बोल रही हूं, आप लिख लीजिए, और इतना स्लो बोल रही हूं कि आप लिख सकते हैं। blood or blood vessels, ruptured uterus lining comes out along with the unfertilized egg, this is called the menstrual phase। ध्यान रखिए जिस वक्त ये हो रहा है, जिस भी ओवरी से रिलीज होके ये सब हुआ है, दूसरी ओवरी में मीनवाइल नेक्स्ट फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब उस वक्त डेवलपमेंट में हार्मोन्स के लेवल सबके लो है। अब धीरे 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 क्या होता है, ये एस्ट्रोजन है ऊपर वाला, ध्यान रखना, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा, तो ध्यान रखना ऊपर वाला एस्ट्रोजन है। धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, एफएसएच और एलएच का भी लेवल बढ़ रहा है। मीनवाइल दूसरी ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। अगेन अब फॉलिकल्स आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। मेरा नाम लिखना है क्या, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और मैच्योर लिख दिया उन्होंने, तो यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बननी शुरू हो रही है, धीरे 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 सब हो रहा है प्रोसेस।
तो ये सब प्रोसेस किस में होता है, फॉलिकुलर फेज में होता है, जो अराउंड 6 से 13 डेज की ये फेज होती है। फॉलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, फॉलिकल्स बन रही है, बहुत ग्रो हो रही है, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज में बोल रहे हैं। इस फेज में अगर आपको लिखना पड़े तो आप क्या बोलेंगे, LHS FSH हार्मोन लेवल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एस्ट्रोजन लेवल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, follicles development starts going up from primary, secondary, tertiary, ultimately Graafian follicles formation takes place। अब आ गया 14th डे, भाई वेरी इंपॉर्टेंट डे, 14 डे। इस 14 डे पे अच्छा एक और चीज, और यूट्रस की लाइनिंग भी धीरे धीरे धीरे, यू कैन सी धीरे 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 क्या हो रही है, थिक होती जा रही है, इसका भी डेवलपमेंट होता जा रहा है। आप कहेंगे मैम प्रोजेस्टेरोन क्यों नहीं बढ़ रहा, तो एक मिनट रुकिए, इसका आंसर भी देते हैं। तो 14 डे पे आप देखेंगे एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हो गया, FSH का लेवल भी हाई हो गया, और LH लेवल भी हाई हो गया। और LH लेवल तो बहुत पीक पर है, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज, क्योंकि इतने लेवल पर ही आप देख रहे हैं ओवुलेशन हो रहा है, राइट इतने ही लेवल पे आप देख रहे हैं ओवुलेशन हो रहा है, इसलिए ही हम इसको क्या बोलते हैं, LH सर्ज। LH का लेवल सबसे हाई, इसलिए हम इसको LH सर्ज के नाम से, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन इन बोर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय LH सर्ज। चलिए आगे, ओके तो 14 डे इज कॉल्ड दी ओवुलेटरी फेज। अब इसके आगे की नेक्स्ट फेज आपकी स्टार्ट होती है, विच इज ल्यूटियल फेज या सीक्रेटरी फेज। ओके देखिए अब यहाँ पे रोल आ गया प्रोजेस्टेरोन का। हुआ क्या, जब ओवुलेशन हो गया उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, सॉरी। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना। तो आप नोटिस करेंगे जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। क्यों बढ़ रहा है, क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है ये जो यूट्रस लाइनिंग आपकी बढ़ी ना, इस यूट्रस लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चाहे तो, क्या कर रहा है, मेंटेन यूट्रस लाइनिंग। क्यों मेंटेन करना है भाई, एवरी मंथ यूट्रस ये मान के चलता है देयर वुड बी फर्टिलाइजेशन, और एक फर्टिलाइज एग आएगा तो उसको सस्टेन कराना है, प्रेगनेंसी कराना है, तो वो क्या करेगा, इस यूट्रस लाइनिंग को मेंटेन करवाने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उसको मदद लगेगी। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये यूट्रस लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है। बट अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये एग ट्रैवल करते 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 कहां पर आया, यूट्रस तक आया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो कहां, फैलोपियन ट्यूब में हो चुका होगा अगर होना है। बट अगर नहीं हुआ तो मीनवाइल ये कॉर्पस ल्यूटियम और डीजनरेट होता है, और अब ये क्या बनाता है, यहाँ पे रिग्रेसिंग कॉर्पस बना बोल रहे हैं, बट इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। और इस एल्बिकेंस का काम क्या है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराना, किसके अंदर, यूट्रस लाइनिंग में। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूट्रस लाइनिंग ब्रेक ऑफ होती है, शेड ऑफ होती है, और उसी के साथ ही क्या होता है, क्योंकि देखो जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस में बना, प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो गया, देखो लेवल जैसे ही ड्रॉप हुआ, ये यूट्रस लाइनिंग ब्रेक हो गई, इसी के साथ ही ब्लड वेसल्स भी यहाँ से, क्योंकि यूट्रस की इनर लाइनिंग में ब्लड वेसल्स होती है, वो भी रप्चर हो गई, और अनफर्टिलाइज्ड एग वो भी इसी के साथ ही बाहर निकल गया, एंड फिर नेक्स्ट वापस से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो गई। बट व्हाट इफ अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो आप कहेंगे मैम फिर तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज होता है तो तब तक वो इस यूट्रस लाइनिंग में इम्प्लांट कर चुका है, इस डे तक वो इम्प्लांट कर चुका है, तो उस वक्त इम्प्लांटेशन पे प्लेसेंटा बन जाता है। तो ये प्लेसेंटा अब रोल प्ले करता है किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का। तो अब ये फर्दर यूट्रस लाइनिंग को ये प्लेसेंटा मेंटेन करेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो फिर भी डीजनरेट ही होना है, उसे उसका रोल खत्म। तो अब बाकी का रोल कौन करेगा, प्लेसेंटा, इफ देयर इज अ प्रेगनेंसी ऑकर और फर्टिलाइजेशन ऑकर। आया समझ में, राइट। तो साथ ही देखो इन सब के लेवल ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पे भी एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो रहा है, फिर से वापस बढ़ रहा है, बट ये प्रोजेस्टेरोन कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। सो आई होप ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगी, वहां पे सॉल्व करके देखिए और फिर बताइए कोई डाउट आता है। आगे चले, लेट्स गो फर्दर। तो यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, मेनोपॉज, मेनार्क एंड ऑल दैट। ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू अ स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। भाई हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो ओवा का स्ट्रक्चर पढ़ना भी तो बनता है। तो देखो मैं इसमें ही बता रही हूं ओवा के स्ट्रक्चर को। तो या सो ओवा का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, राइट, तो ये इनर मोस्ट एक लाइनिंग जो यहाँ पे दे रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा लीमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवा की। फिर ऊपर ये आपको ग्रीन, डार्क ग्रीन दे रखी है, दिस इज कॉल्ड दी जोना, इन्होंने मेंशन कर रखा है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, कैन यू सी दिस स्पेस, ये पिंक पिंक पूरा, इस पिंक वाले स्पेस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पेरीविटेलाइन स्पेस। अपनी बुक में मेंशन करो ये सब, पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस। और इस स्पेस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, पोलार बॉडी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, पोलार बॉडी। कब की, जब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगा और ओवम बनाएगा और पोलार बॉडी बनाएगा, वो पोलार बॉडी यहाँ पेरीविटेलाइन स्पेस में प्रेजेंट होगी। जोना पेलुसिडा के बाहर कैन यू सी बहुत सारी इरेगुलर सी स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ये इरेगुलर स्ट्रक्चर आपस में ना जुड़ी रहती है, सीमेंटिंग, मतलब कुछ सीमेंटिंग लाइक सब्सटेंस के साथ जुड़ी रहती है। वो सीमेंटिंग लाइक सब्सटेंस ही क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड। अब याद करो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को, याद करो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को। हमने स्पर्म में बात करी थी कि स्पर्म के पास क्या होता है, हाइलुरोनिडेज। क्या होता है, हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट होता है। ये हाइलुरोनिडेज एक्चुअली इस हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके ये स्पर्म देखो ऐसे एंटर कर रहा है, कैन यू सी, ये स्पर्म एंटर कर रहा है, उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद अब नेक्स्ट बैरियर आ गया है जोना पेलुसिडा। तो उसने बोला हे भगवान, अभी तो इसे भी करना है। तो उसके पास बोलता है इसके पास भी मेरे पास तोड़ है क्या, मेरे पास इसके लिए क्या है, जोनालाइसिन एंजाइम है। ये हालांकि आपकी बुक में नहीं मेंशन है, बट आई एम टेलिंग यू, ये जोनालाइसिन जैसे ही इसमें एंटर करता है स्पर्म से, जैसे ही स्पर्म ये यहां तक एंटर कर जाता है, जोना पेलुसिडा को क्रॉस करता है, वैसे ही जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। और चेंजेस होने की वजह से अब ये फर्दर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं, फर्दर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट प्रिवेंट दी पॉलीस्पर्मिंग, मतलब क्या, मल्टीपल स्पर्म एंटर ना हो सके, तो इट ब्लॉक दी फर्दर एंट्री। कौन ब्लॉक करता है, याद रखना, जोना पेलुसिडा में जैसे एक स्पर्म एंटर करता है वैसे उसमें चेंजेस होते हैं कुछ, एंड उसकी वजह से जोना पेलुसिडा फर्दर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है वहीं पर ही। समझे यहां तक, तो फर्दर ब्लॉक हो गए और अल्टीमेटली पूरा स्पर्म नहीं एंटर करता है, ओनली इस स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियर पार्ट है, जो जेनेटिक मटेरियल, ओनली इट एंटर इनटू दी ओवम, और ओवम के अंदर भी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये दोनों फ्यूज होते हैं आपस में। समझ आया, ओवम का स्ट्रक्चर समझ आया, मेम्ब्रेन है। और ध्यान रखिए ह्यूमन ओवम कैसा होता है, एलेसिथल, एक क्लिडोइक, यानी कि कोई शेल भी नहीं होता जैसा कि बर्ड्स के एग में होता है प्रोटेक्शन, और योक भी नहीं होता क्योंकि ये कंटिन्यूस न्यूट्रिशन दे रहे हैं थ्रू आउट द 9 months। बट बर्ड में एक बार में ही न्यूट्रिशन रिलीज कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ योक टू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती है। तो चलिए अब क्या हुआ, जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर हुआ, कहां पे हुआ एंटर, एक मिनट, ओके, हाँ ये तो हमारा हो ही गया है। एक मिनट में डायग्राम देख रही हूँ क्या दे रखा है क्या, एक मिनट दो बेटो। गिव मी अ मिनट, यस 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 यस, आई वांट दिस। मैं बस यहाँ पे थोड़ा आपको बताना चाह रही हूँ, देखो इसको, ये थोड़ा हैंग हुआ है शायद।
Just a minute. Yes. यस, सो आइए इधर, क्या हुआ, ये स्पर्म जैसे ही फीमेल बॉडी में एंटर किया, फीमेल बॉडी में एंटर किया, यहाँ से ट्रैवल करते 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 कहाँ पर जाएगा, देखिए फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा, और यहाँ पे जो ओवा रिलीज हुआ है मीनवाइल ओवरी से, वो भी यहाँ पे आ रहा है, और उन दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग हियर। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इसका फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा, तो एग और स्पर्म का ध्यान रखना, जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हुआ, क्या बना, जाइगोट। ये जाइगोट बनने के बाद ये ट्रैवल बैक टू व्हाट, यूट्रस, वापस से यूट्रस में ट्रैवल करना शुरू होता है। ओके, तो चलो मैं बना ही देती हूँ, ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है, ये हमारी क्या हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है। तो यहां पे सपोज ये जाइगोट बना, नाउ ट्रेवल बैक टू क्या, यूट्रस लाइनिंग। तो ट्रैवल जब बैक करता है तो इसमें हैंड टू हैंड क्या हो जाता है, माइटोसिस होता है। साइमल्टेनियसली माइटोसिस टेक्स प्लेस 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16 सेल। ओके, तो ध्यान रखना ये ग्रो होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बच्चों, 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं, जिसको आंसर पता है चैट बॉक्स में लिख कर दो फटाफट से। यस, मैं 5 सेकंड का वेट कर रही हूँ, बस फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। क्या बोलते हैं हम इसे, इट इज कॉल्ड दी मोरूला, वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके, और जितनी भी ये सेल बनती है ना, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, क्या बोलते हैं। यस, हार्डली, अभी बहुत थोड़े से टाइम का ये चैप्टर बचा है, पेशेंटली बैठो और इसको कंप्लीट करो, ठीक है। क्या बोलते हैं इन सब सेल को, ब्लास्टोमियर। तो 8 to 16 सेल्ड स्टेज मोरूला, वापस 32 सेल्ड हो गई, फिर 64 हो गई। अब क्या होता है, ये क्या बना देते हैं लास्ट में, ब्लास्टुला बनाते हैं। मोरूला से क्या बनता है, ब्लास्टुला। इस ब्लास्टुला में फर्दर कुछ रीअरेंजमेंट होते हैं। क्या होती हैं, ये ब्लास्टोमियर जो है वो क्या करती है, रीअरेंज करती है अपने आप को, और रीअरेंज करके अब जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी स्ट्रक्चर भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं, एक ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में होता क्या है ना, और के ध्यान है, कुछ ब्लास्टोमियर्स तो क्या होती है, आउटर पेरिफेरी की तरफ इस तरह से चली जाती हैं, और कुछ ब्लास्टोमियर्स सेंटर में स्पेस छोड़ देती है, बस इस तरह से ग्रो हो जाती है। तो ये आउटर वाले ब्लास्टोमियर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट में भी 2 लेयर होती है, एक को हम बोलते हैं आउटर ट्रोफोब्लास्ट और दूसरे को हम बोलते हैं इनर ट्रोफोब्लास्ट, और ये वाली को हम बोलते हैं इनर सेल मास। ध्यान रखना, ये इनर सेल मास ही आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा, ये इनर सेल मास ही आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। आउटर ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाएगा, कोरियन बनाएगा, एक लेयर बनेगी, और इनर वाली क्या बनाएगा, एमनियन बनाएगा। ये 2 लेयर बनती है एम्ब्रियो के चारों तरफ। बात करेंगे अभी थोड़ी देर में स्ट्रक्चर की। मतलब ये सारी जो स्ट्रक्चर है ना, वो कहाँ पर आई बच्चों, ये देखो, ये सारी स्ट्रक्चर कहाँ पर आई, ये आई इस यूट्रस के पास। यूट्रस की अपनी एक लाइनिंग है, राइट। जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया, इसकी जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसकी जो आउटर लेयर है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, ये आउटर लेयर एक बड़ी लंबे लंबे प्रोजेक्शंस, विलाय बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाय। क्या बोलते हैं,
कोरियोनिक विलाय, ये कोरियोनिक विलाय इस तरह से बड़ी 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 ऐसे विलाय लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। साथ में जो यूट्रस की ये टिश्यूज है ये भी रैपिड ग्रोथ करते हैं और इसको पूरा ऐसे ना साइड से कवर करने लगते हैं। तो उसकी वजह से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एम्बेड हो गया, फिक्स हो गया अंदर, क्योंकि साइड से यूट्रस की ये वाली सेल जो है या ये भी ग्रो कर गई, इसको ऐसे अंदर कर लिया, जैसे इट्स लाइक एक बॉल अंदर चला गया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी ब्लास्ट इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को अब हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, यानी कि दिस इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसी के साथ ही मैंने आपको क्या बताया, जो ये क्या बन रही है येलो वाली, तो क्या है? दीज आर कोरियोनिक विलाय और यूट्रस के बहुत सारे टिश्यूज ये आपस में ना इंटरडिजिटेट कर जाते हैं। इट्स लाइक एक पूरा ऐसे इंटरडिजिटेट कर जाते हैं और एक क्या बनाते हैं? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। आया समझ में? कोरियोनिक विलाय और यूट्रस की टिश्यूज आपस में इंटरडिजिटेट कर गए एंड अब इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? प्लेसेंटा बोला। सो यू कैन सी ओवर हेयर, वो ही यहां पर दिखा रहे हैं। मिनट, आई डोंट नो मैंने वो फर्दर डायग्राम रखा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए छोड़ देते हैं। ओके, समझ आया? तो प्रेगनेंसी सॉरी इम्प्लांटेशन में क्या हुआ? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको हमने क्या बोल दिया? प्लेसेंटा। तो अब हमें इस प्लेसेंटा का रोल देखना पड़ेगा, राइट? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, प्लेसेंटा। ओके, अब इस प्लेसेंटा में क्या करता है? पहले काम ये क्या करता है? ये करता है बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करता है। एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ पे हमें थोड़े से स्पेस की और ज़रूरत है। प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम यहाँ ले रहे हैं। ओके 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 ओके, चलिए चलिए एक पेज ऐड करते हैं प्लेसेंटा के लिए। यस okay. Yes, I think a baby visible. Yes, is it visible? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लेसेंटा के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो प्लेसेंटा सबसे पहले तो क्या देता है? ये कनेक्शन बिल्ड करता है। क्या करता है? इट बिल्ड द कनेक्शन किस किस के बीच में? मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करता है। मटेरियल एक्सचेंज करने का काम करता है। मदर से क्या जाता है? न्यूट्रिशन एज वेल एज O2 किसको जाते हैं? एम्ब्रियो को जाते हैं। एम्ब्रियो बदले में जितना भी वेस्ट बनाता है, जितना भी CO2 बनाता है, वो मदर के ब्लड में इसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्क है जो चीजों को सप्लाई करने का काम करता है। पर ध्यान रखना, मान लो ये प्लेसेंटा है, ओके, और ये क्या हो गया? हमारा एम्ब्रियो हो गया, है ना? ये क्या हो गया? हमारा एम्ब्रियो हो गया। पर प्लेसेंटा एम्ब्रियो से भी क्या एक और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड, जो जिसके थ्रू प्लेसेंटा एक फीटस से या एक एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है। ओके, ध्यान रखना ये वाली चीज। ठीक है, दूसरा रोल अब प्लेसेंटा का हम देख रहे हैं। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है, एक ग्लैंड का भी काम करते हैं। ये क्या क्या? 4 हार्मोन रिलीज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो। पहले होता है HCG, क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ओके, दूसरा नाम होता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल
प्लेसेंटल लैक्टोजन। फुल फॉर्म याद रखना, मैं ऐसे ही नहीं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे क्योंकि पूछी जाती है। तीसरा होता है एस्ट्रोजन, ओके, एंड चौथा होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन तो पूरे यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है। जब हमें प्रेगनेंसी देखना है कि इट इज प्रेगनेंसी और नॉट, तो जनरली हम ब्लड या यूरिन में एचसीजी के लेवल को चेक करते हैं कि वेदर एचसीजी इज देयर। इफ एचसीजी इज देयर दिस शोज दी प्रेगनेंसी, ओके। इसी के साथ ही यहाँ पर ओवरी भी एक हार्मोन रिलीज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। ध्यान रखना, during pregnancy only it releases one hormone which is called the relaxin hormone। क्या नाम दे रहे हैं? relaxin hormone। तो एक अलग से क्वेश्चन आया था बोर्ड में, प्रेगनेंसी में ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में, बाकी टाइम पे नहीं बनते। आप कहेंगे मैम चारों तो ऊपर वाले और एक रिलैक्सिन, ये पांचों हार्मोन तो नहीं बच्चों। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बनते हैं, तो इनका नाम हम नहीं लेंगे। यहाँ हम लेंगे एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन। ये तीन हार्मोन है जो क्या है ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनते, बाकी टाइम में नहीं बनते हैं। ध्यान रखना, बाकी टाइम में नहीं बनते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही ये बनते हैं। समझ आया प्लेसेंटा का रोल, कैसे क्या कनेक्टेड रहता है। इफ आई सी ए डायग्राम अगर है तो लेट मी चेक बेटा, आई थिंक वी हैव दिस डायग्राम। चलो मैं बना ही लेती हूँ एक बार, है ना, ये वाला डायग्राम भी हम बना लेते हैं कैसे क्या प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब देख लेते हैं एक एम्ब्रियो किस तरह से क्या प्रेजेंट होता है। तो एक एम्ब्रियो के मैंने बताया आपको, जस्ट अभी बताया, वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ ये वाली चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। आउटर ट्रोफोब्लास्ट, इनर ट्रोफोब्लास्ट, ये सब क्या है? ब्लास्टोमियस है। आउटर बनाता है कोरियन, इनर बनाता है एमनियोन। तो मैंने इनर वाला बनाया एमनियोन और बाहर वाला जो कोरियन है ना वो छोटे 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 ऐसे प्रोजेक्शंस भी बनाता है, विलाय बनाता है लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियो भी दिखाएंगे, तो एक मिनट रुको। ठीक है, ये हुआ इस तरह से। ओके, और एक जगह जाके बहुत ही ऐसे लंबे 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 प्रोजेक्शंस बनाता है लाइक दिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल विलाय बोलते हैं। अंदर हमारा क्या है? हमारा छोटू सा एम्ब्रियो। ये हमारा एम्ब्रियो जो किसके थ्रू कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और बीच में एक और भी स्ट्रक्चर होती है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस की बात हम नहीं करेंगे फिलहाल, बस मैं इन्हीं की बात करूंगी, मैं इनको ही लेबल करूंगी। ये आउटर जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? कोरियन। और कोरियन से ही कुछ विलाय बनती है जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाय। ये कोरियोनिक विलाय एक प्लेस पे जाकर बहुत लॉन्ग सी विलाय बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल विलाय। अभी बताया था कि कुछ विलाय जो है यूट्रस की लाइन के साथ ऐसे इंटरडिजिटेट होती है, वो यही वाली विलाय है जो इंटरडिजिटेट होती है। ये वही विलाय है जो इंटरडिजिटेट होती है, समझे ना बच्चों। फिर अंदर वाली लाइनिंग जो है दिस इज कॉल्ड दी एमनियन, और अंदर की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, इस कैविटी के अंदर ही बहुत सारी हमें स्टेम सेल मिलती है, राइट। ओके, मतलब इसी के थ्रू हम सेक्स भी जेंडर डिसाइड करते हैं, तो वो वाली पार्ट हम थोड़ा सा हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, राइट। ये हो गया हमारा क्या? डेवलपिंग फीटस, या हम एम्ब्रियो यहाँ पे लिख रहे हैं फिलहाल। दिस इज दी अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज दी अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके, थ्रू विच इट इज कनेक्टेड। और आगे जाके ये प्लेसेंटा विलाय है, प्लेसेंटा बनाएगी। एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी इट हैज टू बी कट डाउन सो दैट फीटस का मदर के साथ जो कनेक्शन वो अभी ब्रेक हो यहाँ पे, ओके। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जब कट की जाती है तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं दीज आर एक्चुअली स्टेम सेल।
डू यू नो स्टेम सेल क्या होती है, विच हैज दी कैपेसिटी कि अब वो किसी भी तरह की सेल को ग्रो कर सकती है। मतलब शुरू में एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारी स्टेम सेल ही होती है, फिर ये आगे जाके डिफरेंशिएट होकर कोई हार्ट का सेल बनाता है, कोई लंग्स का सेल, कोई समथिंग एल्स, पूरा बॉडी की डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ से स्टेम सेल्स जो है इन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है फिर फ्यूचर पर्पस। नाउ अ डेज ड्यूरिंग डिलीवरी एम्बिलिकल कॉर्ड कट करके वहां से जो पूरा मटेरियल है उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है वो फ्यूचर अगर उस बच्चे को कोई भी डिजीज होती है या उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या समथिंग एल्स, उसकी आइडेंटिकल चीजों को हम इन सेल के थ्रू रीजनरेट कर सकते हैं। दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम उस चीज को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज। तो समझ आया ये पूरा यहाँ पे कैसे कनेक्टेड होता है। इसी को मैं एक्चुअली यहाँ डायग्राम के थ्रू दिखाना चाह रही थी। आई एम श्योर यहाँ पे डायग्राम है। जस्ट 1 मिनट का वेट करो, 1 मिनट वैसे लंबा हो गया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रहा है। यस आ गया, यस ओके। तो यही वहाँ पे देखो मैंने डायग्राम जो अभी मैं आपको दिखा रही थी वही ये डायग्राम है। तो इस यहाँ डायग्राम में भी चाहती हूँ कि आपको समझ आए कि बेसिकली हम कहाँ क्या कनेक्ट करें। देखिए मैंने जो डायग्राम है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा टाइप करवा दिया। मैंने नीचे देखो ऐसे प्लेसेंटल विलाई बनाया, एक्चुअली एम्ब्रियो इस तरह से कनेक्ट है। ये है प्लेसेंटल विलाई, राइट, ये प्लेसेंटल विलाई है। यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड है, दिस इज दी अम्बिलिकल कॉर्ड। कहाँ गया, ये रहा अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया यॉक सैक। तो बेसिकली यॉक प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे, बस थोड़ा सा बताया इसलिए हम इसको एलेसिथल बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद दिस इज एमनियन, ये वाली लेयर जो ये एमनियन हो गई। आप चाहो तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, ये हो गई एमनियन। मैंने तो इससे भी ज्यादा आपको डिटेलिंग में बताया है, राइट। ओ एक मिनट, ये हो गया एमनियन, ज्यादा ब्राइट में हो गया। और ये वाली लेयर हो गई कोरियन, और जो क्या बना रहा है, कोरियोनिक विलाई। समझ आ रहा है बच्चों। तो ये हमारा यूट्रस वाला फेस हो गया। चलिए अब ले लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन, एंड यस आवर चैप्टर इज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। तो आगे ले लेते हैं लास्ट टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कैसे क्या होता है इसकी बात करते हैं। अब ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर में, चलो यहीं से लेते हैं। क्या हुआ, जैसे ही एम्ब्रियो बना, अब इसमें क्या होता है ना, डिफ्रेंसिएशन शुरू होता है। तो कुछ जर्म लेयर होती है, ध्यान रखना, ब्लास्टोमियस की ही मैं जस्ट बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ जर्म लेयर का भी डेवलपमेंट होता है। ये जर्म लेयर 3 तरह की होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या क्या हो रही है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों ही जर्म लेयर है जो हमारे पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन टेलिंग यू, ये जर्म लेयर ही है जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल, जो कि दिस हैज द पावर टू जनरेट एनी टाइप ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। याद रखना, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल, can form any type of cell is called totipotency. yes, clear हुआ। चलिए आगे लेते हैं। अब क्या हुआ, फीटस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ध्यान रखिए पूरे डेवलपमेंट पीरियड को हम, यानी कि फुल 9 मंथ्स का जो डेवलपमेंट पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। और जो कितना होता है, 40 वीक का होता है, या आप बोल सकते हैं 280 डेज का ये जेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है बच्चों, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्यों बात कर रही हूं, बोर्ड का अगेन एक फेवरेट क्वेश्चन, बोर्ड इसके बारे में बात करता है, इवन नीट में भी इसके बारे में बात की जाती है। ओके सो यहाँ पे पहला ले लेते हैं, फर्स्ट मंथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बच्चों ध्यान रखना ये आता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट का डेवलपमेंट मतलब हो जाता है हार्ट का, और फर्स्ट मंथ में वी कैन हियर दी हार्ट साउंड। सो हार्ट साउंड के थ्रू भी प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हम उसको हियर कर सकते हैं। सेकेंड मंथ में हम क्या देखते हैं, लिम्स और डिजिट्स डेवलपमेंट होते हैं।
लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है सेकेंड मंथ में। ओके, ध्यान रखिए पूरे 9th मंथ में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, यानी 3 मंथ्स के, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ्स। तो यानी कि अब ये 3rd मंथ को मैं क्या बोल सकती हूँ? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे, या हम बोलेंगे 3rd मंथ में आते आते क्या होगा? फुल्ली ग्रोथ ऑफ डिजिट्स, लिम्स, है ना, पूरा ग्रो हो जाएगा। प्लस जेनाइटल ऑर्गन भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। अब हम सीधा आ जाते हैं 5th मंथ पे। 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट इस मंथ में होता है। दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। फर्स्ट मूवमेंट किस मंथ में होता है? इट इज 5th मंथ जहां पे फर्स्ट मूवमेंट होता है, और इसी के साथ ही फर्स्ट हेयर ऑन हेड, फीटस के हेड पर फर्स्ट हेयर ग्रो भी किस मंथ में होते हैं? 5th मंथ में होता है। ठीक है, 5th मंथ में होता है। और अब इसी के साथ ही मैं कहाँ जा रही हूँ? सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे, यानी 6th मंथ के एंड पर, यहां पर आते आते पूरे हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, फुल हेयर ग्रोथ। आई लिड्स जो होती हैं वो अब सेपरेट हो जाती है। ठीक है, नाउ द फीटस कैन ओपन आई, राइट, आई लिड सेपरेट हो गई। इससे पहले आई लिड में कोई सेपरेशन नहीं था। आई लैशेस का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हर मंथ के बताए हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, करने ही करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अभी लास्ट एक और इसमें ले लेते हैं। सो यू हैव टू ऐड 1 मोर पेज ओवर हेयर, तो जल्दी से ऐड कर लेते हैं लास्ट पेज, जिसमें किसके बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन चलो, पास्चुरेशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। ओके, बेबी के डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं? पास्चुरेशन बोलते हैं। बट ध्यान रखना ये कब होता है? जब फुल्ली फीटस, मतलब जब फीटस अच्छे से ग्रो हो जाता है। ध्यान रखिए, जब तक एक एम्ब्रियो ह्यूमन के जैसा नहीं दिखता तब तक हम उसको एम्ब्रियो ही बोलते हैं। जब वो ह्यूमन के जैसा दिखने लगता है देन वी यूज टू कॉल इट फीटस। ठीक है, तो जब फुल्ली ग्रो फीटस होता है तो वो क्या करता है? एक सिग्नल करता है और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। क्या करता है? एकदम माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है यूट्रस की लाइनिंग में। यूट्रस की लाइनिंग में जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस की लाइनिंग से सिग्नल जाता है किसको? पिट्यूटरी को, कि अब देयर इज अ साइन कि हाँ नाउ देयर इज अ नीड टू कंट्रैक्ट। पिट्यूटरी उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। क्या करता है? विगरस मैसिव कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। कहाँ? इन यूट्रस। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इसमें सिग्नल फिर किसने दिया? फीटस ने दिया, कि फीटस जब फुली ग्रो हो गया उससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू करा है, बट माइल्ड है। उसके सिग्नलिंग की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ये ऑक्सीटोसिन जो है नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फीटस के पास पहुंचा, फीटस से वापस एक सिग्नल इन गई, फिर से कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर से एक सिग्नल गया, फिर से पिट्यूटरी ने और ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। ना दिस इज हाउ दिस इज गोइंग ऑन, चलता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? तो उसमें आप बोलोगे व्हेन फुली ग्रोन फीटस it gives a signal, it start mild contraction. In response to that, pituitary release the oxytocin, and which in turn create massive contraction. Ultimately delivery of baby takes place. This is how. ध्यान रखना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। एक हार्मोन होता है जिसको हम बोल रहे हैं लैक्टोजन, जो कौन?
प्लेसेंटा बना रहे। लैक्टोजन का काम क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन कराना। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क का प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो जाता है, बट जब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना, दिस ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, या आप बोल सकते हो मिल्क का सिक्रेशन। दैट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन गेट फॉर्म, तो फिर वो मिल्क का सिक्रेशंस कराना हेल्प करता है। फॉर्मेशन लैक्टोजन की हेल्प से होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोजन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। एंड मतलब इसी के अंदर यहाँ पे दोनों पॉइंट मेंशन कर सकते हो। समझ आया इतना? ओके, ध्यान रखना, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, दैट फर्स्ट मिल्क इज नोन एज कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? First milk is known as colostrum. This milk should be given to child or to newborn baby. डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, लार्ज नंबर ऑफ इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, तो इस कोलोस्ट्रम को बच्चे को जरूर देना चाहिए फॉर इट्स इम्यूनिटी, ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो सके, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। समझ आया ये चीज? सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। वी डिड सो मेनी थिंग्स। ओके, अब इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। डू लेट मी नो, कोई डाउट आता है आप मुझे बताइए, हम जरूर से उसको गो थ्रू करेंगे। इसके रिवीजन नोट्स ये वाले एंड इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मेरी ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, प्लीज गिव मी अ लाइक एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, सो दैट मुझे समझ में आए कि आपको कितना ही समझ में आ रहा है। ठीक है, सो कीप डूइंग स्टडी, स्टे मोटिवेटेड, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।